हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एसएसटी के सिलेबस में नए जोड़े गए टॉपिक चक्रवात और प्रति चक्रवात के विषय में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा सीखने वाला भी है, समझने वाला टॉपिक है, तो वीडियो पे पूरा बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा कुछ भी, अन्यथा हमारी बातें जो है वो पूरी समझ में नहीं आएगी। अच्छे से देखना, क्योंकि दोस्तों दिमाग हमारा इसी प्रकार से होता है कि जब भी उसके पास में कोई जटिल सामग्री आती है तो वो उसे स्किप करना चाहता है, उसको पढ़ना नहीं चाहता। दिमाग हमें कभी भी परेशान करके राजी नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। वो हमें हमेशा आराम देना चाहता है। दोस्तों बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि जब आप अलार्म लगा के सोते हैं सुबह 4 बजे का, आप 4 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन दिमाग आपको क्या कहता है कि 10 मिनट और सो जा। तो वो आपको कभी भी दुख दे के राजी नहीं है, वो आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, वो आपको आराम दे करके राजी है। तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा आराम से सुनिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों देखिएगा, ये जो टॉपिक है वो आपके नए जोड़े गए हैं, हम उन्हीं क्लासेस को अभी देख रहे हैं जो टॉपिक आपके नए हैं। और पुराना अपना सिलेबस हो चुका था, उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने ऐड नहीं किया है। एक नई प्लेलिस्ट आपको बना करके दे दी गई है जिसमें वो टॉपिक शामिल नहीं है जो पुराने सिलेबस में थे, यानी उन्हीं टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो नए सिलेबस में है, और जो नई क्लासेस हैं उनको उसी प्लेलिस्ट में ऐड किया जा रहा है। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रीट 2021 के नाम से है दोस्तों। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो आप हैं उन टॉपिक्स को देख सकते हैं जो अब आपके सिलेबस में है। और दोस्तों हमारा बड़ा अच्छा सिलेबस चल रहा है और जल्दी ही अपने सारा सिलेबस जो है वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे। उम्मीद करता हूं ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है और आप नियमित रूप से पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आपको सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जा रही है टेलीग्राम चैनल पर और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट सभी जगह आपको जो पीडीएफ है वो बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आप कहीं पर भी जाकर के उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज के टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 6 का है, जिसकी अपने बात कर रहे थे पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। ये हमारी छठी यूनिट थी, जिसमें से अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब और पवनें, ये सारा कुछ अपने देख चुके हैं। आज हम एक बड़ा सा टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात, उसके विषय में बात करने वाले हैं। बिल्कुल अलग सा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है। दोस्तों सामान्य सी भाषा में, बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहें, चक्र मने देखिए गोलाकार, वात मने वायु। जब वायु चक्राकार घूमती है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों, हम उसे चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो चक्रवात का उल्टा क्या होता है, प्रति चक्रवात। दोस्तों देखिएगा, किसी भी शब्द के आगे जब प्रति लग जाए, या तो हम उसको प्रत्येक के रूप में देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, तो यानी प्रत्येक दिन हो गया। लेकिन उत्तर और देखिए प्रत्युत्तर जब बनता है तो उत्तर के बदले दिया जाने वाला उत्तर। तो इसी प्रकार से प्रति का जो शब्द होता है, प्रति शब्द का जो अर्थ होता है वो उल्टा भी होता है। तो यहाँ देखिएगा, प्रति जब हमने लगाया तो यानी चक्रवात को समझ लिया, तो चक्रवात का उल्टा क्या होता है, प्रति चक्रवात होता है। ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान अपने देख लेते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने उसको डिस्कस किया था कि देखिएगा दोस्तों, जो वायु चलती है, हवा जो चलती है, पवन जो चलती है, वो हमेशा उच्च दाब से किधर चलती है दोस्तों, निम्न दाब की ओर चलती है। ये बात आज भी हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। उच्च दाब का मतलब दोस्तों क्या हुआ, तापमान कैसा होगा, तापमान कम होगा या ज्यादा होगा। उच्च वायु दाब का मतलब क्या है दोस्तों, कम तापमान है। कम तापमान का मतलब क्या हुआ, हवा जो है वो कैसी है दोस्तों, वो ठंडी है। हवा कैसी है दोस्तों, ठंडी हवा होगी, तो उसका तापमान कम होगा और उच्च वायुदाब होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात हम देखें, जो निम्न वायुदाब है वहां पर तापमान कैसा होगा दोस्तों, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो हवा कैसी होगी दोस्तों, गर्म होगी। तो गर्म हवा होती है जिसका तापमान ज्यादा होता है, उसमें निम्न वायुदाब होता है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। यानी हवा जो चलती है वो ठंडे से गर्म की ओर चलती है, कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर चलती है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यहाँ हम इस बात को देख लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें ये देखना है कि जब देखिएगा दोस्तों गर्म और ठंडी हवा दोनों आपस में टकरा जाती हैं, तो दोनों में जो विरोधाभास होता है, तो उसके दौरान जब तक देखिएगा, यहाँ तो हवा है जो कैसी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों। तो हमने ये जानते हैं कि गर्म हवा देखिएगा ऊपर उठती है और वो फैलना शुरू हो जाती है, तो ठंडी दौड़ करके यहाँ पहुँचती है।
और जब ये दोनों ठंडी गर्म हवाएं किसी स्थान पर मिलती हैं तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि एक चक्राकार जो है अपना सर्किल बनने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो आपको इस बात को अच्छे से ये समझ लेना है कि आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है और ये हल्की होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहा हमने, जब भी ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो वहां पर चक्रवात उत्पन्न होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है और वहीं पर चक्रवात उत्पन्न भी होते हैं दोस्तों। अब ये किस प्रकार से होते हैं उन सभी बातों को हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज को देख लेते हैं दोस्तों, वाताग्र अपने किसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, वाताग्र का हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये एक बॉर्डर लाइन है, तो यहां से देखिए हवा आ रही है, इस प्रकार से मान लीजिएगा हवा आ रही है और कौन सी हवा है, गर्म है। और गर्म है तो फिर वो कैसी होगी, हल्की होगी। गर्म होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, हल्की हवा होगी। और इधर से कौन सी आ रही है दोस्तों, इधर से आ रही है हमारे पास में ठंडी हवा। तो ठंडी हवा कैसी होगी दोस्तों, ठंडी हवा होगी भारी। ये भारी होती है, ये नीचे बैठने लगती है। और ये कौन सी होती है दोस्तों, गर्म हवा है, हल्की होती है, ऊपर उठती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सीमा रेखा बॉर्डर लाइन अपने इसको कह सकते हैं, इसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ये एक प्रकार का ढाल सा होता है। तो दोस्तों जहां ये मिलती हैं तो फिर ये ठंडी हवा क्या करेगी, यहाँ से टकरा करके घूमनी शुरू हो गई। तो ये जो यहाँ पर सर्किल बनेगा, यहाँ पर जो भी अपना उठापटक होगी, उसके कारण जो भी आकृति बनेगी उसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो हमारे लिए एक शब्द जानना आवश्यक था, उसका नाम था वाताग्र। अब देख लीजिएगा दोस्तों, चक्रवात क्या होता है। चक्रवात के लिए जो पहली शर्त है, पहली शर्त ये है कि उसके केंद्र में न्यून दाब होगा। चक्रवात के केंद्र में क्या होगा, न्यून दाब होगा। और बाहर की जो सतह है, बाहर की जो सतह है, बाहर की सतह पे क्या होगा, अधिक दाब होगा। केंद्र में क्या होगा, न्यून वायु दाब होगा और बाहर क्या होगा, अधिक होगा। जैसे मान लीजिएगा ये केंद्र बन गया, ये निम्न वायु दाब का केंद्र बन गया दोस्तों। और बाहर जो है दोस्तों वो कौन सा है, उच्च वायु दाब का केंद्र है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है इस वैक्यूम को भरने के लिए, निम्न वायु दाब को भरने के लिए। तो जब ये हवाएं इस प्रकार से चलती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, चक्रवात के नाम से जानते हैं। यही हमारी चक्रवात की आकृति होती है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। तो दोस्तों क्या कहा हमने, हवाएं जब बाहर से अंदर की ओर आती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो आपको एक बात और याद रखनी है, ये प्रश्न जो आपका बनता है, जैसे ये हमारा क्या रह गया, ग्लोब रह गया, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो जो यहाँ चलेगा वो कैसा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ जो चक्रवात चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इधर जो होगा दोस्तों, अपना दक्षिणी गोलार्ध में जो चलेगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्लॉकवाइज होगा। और ये कौन सा होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। घड़ी इसी तरह से चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये उल्टा चलता है। ये बात आपको याद रखनी है। और प्रति चक्रवात में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसको उलट देना, बस यही तो हमें ध्यान रखना है। प्रति चक्रवात में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जो हमें याद रखनी है उन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि केंद्र में क्या होता है, न्यून वायु दाब होता है, बाहर की सतह पर अधिक वायु दाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलता है दोस्तों। बनता क्यों है, बनता इसलिए है क्योंकि ठंडी हवा और गर्म हवा जब मिलती है, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब का जो भी मैटर है, उसके कारण देखिए जो भी उत्पन्न होता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं, सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये जो अपने कंडीशन देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की है। ये देखिएगा उत्तरी गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात की है और ये प्रति चक्रवात की है। दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने देखो क्या कहा था दोस्तों, ये प्रति चक्रवात है और ये क्या है दोस्तों, ये चक्रवात है।
अब यहाँ देखिएगा हमने क्या कहा था, केंद्र में क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। केंद्र में क्या होगा, निम्न वायुदाब है। देखो 1004 है, फिर 1008 है, फिर 1012 है। यानी जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो जो वायुदाब है, एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। अब देखिएगा क्या हुआ, ये हमारी जो है हवा प्रवेश करती है और ये जो हवा है इसके बल के कारण इस प्रकार से ये घूमनी शुरू हो जाती है और इस न्यून वायुदाब के केंद्र को भरने का प्रयास करती है और इस प्रकार से ये जो सर्किल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो देखो हमने क्या कहा था, ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलता है या नहीं दोस्तों, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों फिर से समझ लीजिएगा, केंद्र में क्या है, न्यून वायुदाब है, बाहर क्या है, उच्च वायुदाब है। तो हमने ये कहा बाहर से निम्न की ओर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न की ओर इस केंद्र को भरने के लिए इस प्रकार से ये हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं दोस्तों। और ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये जो दूसरी कंडीशन है ये हमारी कौन सी है, ये प्रति चक्रवात की है। यहाँ देखो केंद्र में कौन सा है दोस्तों, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है 1024, 1020, 1016। बाहर की तरफ क्या होगा, घट रहा होगा। तो ये हम जानते हैं हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये फिर इस प्रकार से अंदर से बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा वो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन प्रति चक्रवात जो होगा वो कैसा होगा, घड़ी की सुई की दिशा में होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज अपना चल रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चक्रवात कौन सा होगा, केंद्र में न्यून दाब है, बाहर उच्च वायुदाब है दोस्तों। तो बाहर से अंदर की ओर आता है चक्रवात और प्रति चक्रवात अंदर से बाहर की ओर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दशा होगी, चक्रवात जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो प्रति चक्रवात होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये जो चक्रवात होगा ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों आगे हम इसको और समझ लेते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात से अभिप्राय होता है निम्न वायुदाब का केंद्र, जिसके चारों ओर बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। हमने कहा केंद्र में क्या है, वायुदाब कम है, जैसे जैसे बाहर जाएंगे वायुदाब बढ़ता चला जाता है, जिससे सभी दिशाओं में हवाएं अंदर की ओर प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए हमने क्या कहा, केंद्र में क्या होगा, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, जो वायुदाब है वो कम होता जा रहा है, तो हवाएं अंदर की तरफ तेज गति से चलना शुरू कर देती है। ये डिफरेंस काफी होता है तभी चलती है दोस्तों। तो यहाँ अंदर की ओर चलना शुरू हो जाती है, जिसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। ये कथन अपने पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिएगा चक्रवातों का जो आकार है वो कैसा हो सकता है दोस्तों, वो अंडाकार हो सकता है, वो गोलाकार हो सकता है, या फिर वो वी के समान हो सकता है। तो चक्रवातों का आकार कैसा हो सकता है दोस्तों, चक्रवात इस कंडीशन में भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है और वी के आकार में भी हो सकता है। ये सभी चक्रवात के आकार होते हैं। प्रकार हो तो अपनी आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए कि चक्रवात से अभिप्राय निम्न वायुदाब का केंद्र है, जिसके चारों ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, यानी बाहर से तेज गति से हवाएं जो है अंदर की ओर आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो बीच में होता है चक्रवात की आंख की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं चक्रवात की विशेषताएं, किसे अपने चक्रवात कह सकते हैं। चक्रवात क्या होंगे दोस्तों, निम्न वायुदाब के केंद्र होंगे और वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। ये बात याद रखिएगा, हवाएं तो क्या है, हवा तो बाहर से अंदर की ओर आ रही है, लेकिन वायुदाब केंद्र में कम है और बाहर ज्यादा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ये उल्टा होता है। इसको क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वरना गलत हो जाएगा आपका। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती है। परिधि मतलब ये जो बाहर का एरिया है उसे परिधि, ये वृत्त का केंद्र होता है, तो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। चक्रवातों का आकार अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, वी अक्षर के समान हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है दोस्तों। इनमें से चक्रवात से मौसम प्रभावित होता है। चक्रवात मौसम को प्रभावित करने की ताकत रखता है, जैसे वायुदाब का कम हो जाना, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभा मंडल बना हुआ दिखाई देता है, तीव्र वर्षा होना, ये काफी चीजों के लिए जाना जाता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ना, चक्रवातीय वर्षा भी हमारे यहाँ पर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षाएं होती हैं दोस्तों।
इसके बाद में देखिएगा ये भी हमारी समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं जो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलती हैं। कैसे चलती हैं दोस्तों? ऐसे चलती हैं, ये उल्टी हैं। लेकिन जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करें चक्रवातों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों 2 प्रकार के चक्रवात हमारे होते हैं। अब ये कैसे हुए, तो ये तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। इनको याद कहाँ करना है? हमने कहा था 0 डिग्री, फिर हमने कहा था 23.5 डिग्री, फिर हमने कहा था 66.5 डिग्री, और इधर नीचे हमने कहा था 23.5 डिग्री, और यहाँ कहा था हमने 66.5 डिग्री। तो देखिएगा ये कौन सा कटिबंध था? उष्ण कटिबंध था। ये कौन सा था दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध था। ये शीतोष्ण में था, तो शीतोष्ण में आएगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण में आएगा तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये तो बड़ी ही आसान सी बात है, यहाँ हमें कुछ याद थोड़े ना करना है कितने प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो शीतोष्ण से संबंधित रखते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उष्ण में आते हैं। दोस्तों आगे हम इसको समझ लेते हैं। पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझेंगे, फिर उष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा होगा। इन चक्रवातों का क्षेत्र जो है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। हमने कहा दोस्तों 35 से 65 डिग्री के मध्य ये हमें देखने को मिलता है, जहां पर ये पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। कहाँ चलते हैं दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों इनके द्वारा होता क्या है, वायुमंडल में मेघों की उत्पत्ति होती है, अनुकूल परिस्थितियां मिले तो हिमवृष्टि भी हो जाती है और जल वृष्टि भी हो जाती है। तो दोस्तों हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, 35 से 65 के मध्य ये चलता है दोस्तों। 35 से 65 के मध्य दोनों गोलार्धों में ये जो है चक्रवात आता है। इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये चलते हैं। इनके द्वारा वायुमंडल में मेघों की उत्पत्ति होती है। अनुकूल परिस्थितियां इनको मिले तो ये जलवृष्टि या हिमवृष्टि भी कर दिया करते हैं। दोस्तों इसमें देखिएगा दोस्तों वायुदाब और तापमान में परिवर्तन होता है। इन चक्रवातों की गति अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं है, फिक्स गति अपने नहीं कह सकते हैं दोस्तों। और ये हमें याद रखना है कि ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीत काल में इनकी जो गति है वो ज्यादा होगी दोस्तों, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो तापमान में जो डिफरेंस है वो भी काफी बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए शीत काल में इनकी गति जो है हमें तीव्र देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको विशेषताओं से प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ ले। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों में चलते हैं, कौन से में मेघों की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर देखिएगा इसकी स्पीड जो है वो कब ज्यादा होती है। तो शीतकाल में इनकी गति तीव्र होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों इनकी उत्पत्ति मुख्यतः ध्रुवीय वातावरणों पर निर्भर होती है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों हमने ये भी देखा था, ध्रुवों से हवाएं जो है वो नीचे आ रही थी। ध्रुवीय जो अपने वातावरण है काफी ठंडी होती है ये हवाएं, जब ये यहाँ की गर्म हवाओं से मिलती है तो फिर देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि ये चक्रवातों का उत्पन्न होता है, जिसमें हम शीतोष्णीय कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से इनको जानते हैं दोस्तों। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः ध्रुवीय वातावरणों पर होती है दोस्तों, उन्हीं पर डिपेंड करती है। वातावरण क्या होते हैं ये हमने देख लिया था। इनकी उत्पत्ति और विकास जो है वो शीत ऋतु में ज्यादा होता है, क्योंकि हवाएं ठंडी ज्यादा है, वायुदाब वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम ये भी देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रवात हैं उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र, एल्यूसियन निम्न दाब क्षेत्र और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्न दाब क्षेत्र पर चलते हैं। इसके अलावा चीन है, फिलीपींस है, साइबेरिया है आदि यहाँ पर प्रमुख है। देखिएगा कहाँ चलेगा, ठंडे में ये चलता है। कहाँ? हमने कहा उत्तरी प्रशांत महासागर में। नाम याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में। थोड़ा सा मैप आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मानचित्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार बता भी दूंगा तो उससे फर्क नहीं है। आप अपने मानचित्र में देखिएगा प्रशांत महासागर कहाँ है, एल्यूसियन कहाँ है, तो वहाँ देखिएगा क्या कहा हमने, एल्यूसियन निम्न दाब क्षेत्र और उत्तरी अटलांटिक महासागर जो हमारा रह गया कि पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्न दाब क्षेत्र तक ये चलता है। इसके अलावा देखिएगा चीन
में भी आता है और फिलीपींस साइबेरिया में भी ये आते हैं दोस्तों। कौन से की अपनी बात कर रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल व शीतकाल में इन चक्रवातों की उत्पत्ति समान रूप से होती है। ये अब अलग बात होगी। हमने यहाँ तो कहा उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी स्थिति अलग है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल और शीतकाल में इनकी उत्पत्ति समान रूप से होती है, क्योंकि वहां पर एक तो समुद्र रह गया जिसके कारण भी नेचर चेंज हो जाती है। यहाँ 60 डिग्री अक्षांश के आसपास सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। कौन से डिग्री के आसपास? 60 डिग्री के आसपास जो है वो सबसे ज्यादा चक्रवात यहाँ पर आते हैं दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? तापीय है, गतिक है और प्रवासी चक्रवात है। दोस्तों खाली नाम ही याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा भी देता हूं। तापीय चक्रवात मतलब जो ताप और दाब के अंतर के कारण आता है, ये विशेषतः जल में आता है दोस्तों, तो इसे अपने तापीय कहते हैं। नॉर्वे है, ओखोस्टक सागर है, वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और गतिक जो है ये स्थल भाग में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? स्थल भाग में आते हैं। ग्रीष्म काल में आपको विशेषता देखने को मिलते हैं। प्रवासी चक्रवात ये कौन से हो गए? ये सूर्य ताप के कारण और वायु क्रिया के कारण ये आते हैं दोस्तों। तो इसके आने के कारण थे, इतना ही जानना हमारे लिए काफी है। तो तापीय कौन से हो गए? ताप और दाब में अंतर के कारण आते हैं, ये स्थल पर आते हैं। गतिक चक्रवात वायु की गति के कारण ये स्थल भाग में ग्रीष्म काल में आते हैं दोस्तों। और प्रवासी जो है वो सूर्य ताप और वायु क्रिया के कारण आते होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों आगे हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी आसान सी बात है, चक्रवात हम समझ चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो कटिबंध आपको याद होगा। उष्ण कौन सा हो गया दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया रह गया उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा से दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे दोस्तों? हमने कहा था भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे दोनों गोलार्धों में होंगे और दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं। जो उष्ण कटिबंध यानी सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये आते हैं दोस्तों। ये चक्रवात अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ये प्रभावित क्षेत्र में तीव्र गति से उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं। उत्पात मचाने का काम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात करते हैं। शीतोष्ण में ऐसी कंडीशन हमने नहीं देखी थी, ये याद रखना है आपको। शीतोष्ण के समान इनमें एक रूपता और समरूपता नहीं होती, ये बदलते बहुत ज्यादा रहते हैं। इनके विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों? इनके केंद्र में न्यून दाब होता है और समदाब रेखाओं का आकार जो है वो गोलाकार होता है, यानी गोलाकार ये आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। केंद्र में न्यून दाब होगा, बात तो वही है। इनकी गति और आकारों में भिन्नता पाई जाती है, सबकी गति एक जैसी नहीं होगी दोस्तों। ये स्थायी होते हैं और एक स्थान पर कई दिनों तक वर्षा करते हैं। ऐसे नहीं आया और खत्म हो गया, स्थायी है, कुछ समय तक आराम करता है, कुछ देर वहां पर उत्पात मचाता है, कई दिनों तक वहां पर वर्षा करेगा, फिर उसके बाद में आगे जाने का काम करता है। ये स्थायी होता है दोस्तों। और ये चक्रवात जो है वो अधिक विनाशकारी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शीतोष्ण और उष्ण में से विनाशकारी या फिर देखिए विध्वंसक कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय होंगे, इनसे नुकसान होता है। शीतोष्ण से हमने ऐसा नहीं पढ़ा दोस्तों। ये चक्रवात जो है वो सागरों से ऊपर तीव्र गति से चलते हैं, परंतु स्थल पर आते आते ही कमजोर हो जाते हैं। अब देखिएगा, हमने पहले भी कहा था कि हवाओं की जो गति है वो सागर पे ज्यादा होती है, क्योंकि घर्षण नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर तो तीव्र गति से चलते हैं, लेकिन स्थल पर आते आते ही कमजोर हो जाते हैं। बहुत बार आपने ये टीवी में समाचारों में देखा होगा कि एक तूफान उठा है, चक्रवात उठे हुए हैं, आ रही है भारत की तरफ, लेकिन वो कैमरा लगा के भी रखते हैं, लेकिन जब हमारे बॉर्डर पे आता है तो आते ही खत्म हो जाता है, उसको वो उतना नुकसान ही नहीं करता। अब हालांकि हम तो हमारी जो क्या कहें उसको कि इतना हमने बना लिया है कि हम उस विध्वंस को देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो विध्वंस नहीं आता है तो फिर मतलब कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या है, स्थल पर आते आते कमजोर हो जाता है। इनकी जो गति है वो सागरों के ऊपर ही तीव्र हुआ करती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनकी जो उत्पत्ति है वो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य महासागरों पर होती है। ये कहाँ आएंगे दोस्तों? महासागरों में आते हैं और ग्रीष्म काल में अधिक उत्पन्न होंगे। वैसे भी ये गर्मी का ही है दोस्तों, तो गर्मी में ये ज्यादा आते हैं। इनका जन्म और विकास जो है वो सागरीय भाग में ही होता है, स्थल पर आते आते खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं।
इनको पश्चिमी द्वीप समूह के निकट हरिकेन, चीन, फिलीपींस व जापान में टाइफून और हिंद महासागर में साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इनको भी देखेंगे, क्षेत्रीय नाम को भी देखेंगे। तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, हरिकेन है ना, टाइफून, और हमारे यहाँ पर जो आते हैं चक्रवात आते हैं, उनको क्षेत्रीय नाम भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। सारा कुछ देख के जाएंगे अपने दोस्तों। इन चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक सागर में, मेक्सिको की खाड़ी में, पश्चिमी द्वीप समूह, कैरेबियन सागर, उत्तरी और दक्षिणी महासागर, चीन सागर और प्रशांत महासागर के अधिकांश क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके क्षेत्र है, थोड़ा सा मैप में देखोगे तो आप समझ जाओगे। इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है: क्षीण चक्रवात, प्रचंड चक्रवात, हरिकेन या टाइफून और टॉर्नेडो। हरिकेन कहाँ आता है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय प्रचंड चक्रवात है जिसे अपने कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा टाइफून। टाइफून क्या है? हरिकेन की तरह ही चीन में पूर्वी तट पर आने वाला प्रचंड चक्रवात है। टाइफून कहाँ आता है? चीन में पूर्वी तट पर विशेष रूप से अपने लेते हैं। टॉर्नेडो क्या है? ये आकार की दृष्टि से तो सबसे छोटा है किंतु सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी चक्रवात है। ये यूएसए की मिसिसिपी घाटी जो है और गौण क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में ये आता है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ये आता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो काफी छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी जितना छोटा है उतना ही खोटा है दोस्तों। तो टॉर्नेडो जो है वो सबसे ज्यादा खोटा चक्रवात अपने मान करके चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम एक बात और समझ लेते हैं। पहले देखिएगा, हमने जो अभी तक देखा था, एक तो हमने देखा था उष्ण चक्रवात और एक हमने देखा था शीतोष्ण चक्रवात। अब इन दोनों में जो एक प्रकार से हम जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। उष्ण जो चक्रवात है वो प्राय कहाँ पर आता है? जल में ही आता है। अभी हमने उसको देखा, ये स्थल में भी आएगा और सागर में भी आएगा, दोनों में आता है। उष्ण चक्रवात की बात करें तो ये अधिकतर कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार होता है। इसकी समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं। ये वी शेप का हो सकता है या फिर ये कैसा हो सकता है? ये अंडाकार भी हो सकता है। दोनों आकार इसके देखने को मिलते हैं। उष्ण में अगर हम आगे बात करें तो ये विशेषता कब आ रहा था दोस्तों? ये ग्रीष्म ऋतु में आता है दोस्तों। ये कब आता है? ग्रीष्म ऋतु में आता है। लेकिन ये कब आता है दोस्तों? ये शीत ऋतु में आता है। ये सारी बातें अपने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट अगर हम लें, इसमें जो वायु का वेग है वो काफी ज्यादा क्या होता है? तीव्र होता है। लेकिन यहाँ पर उतनी ज्यादा तीव्रता हमें देखने को नहीं मिलती। ये तीव्र इतने ज्यादा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, जो वर्षा होगी वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा जो है उतनी तीव्र गति से नहीं होती, इसकी कम दर होती है। इसके बजाय क्या होती है? कम होती है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से हम इनके डिफरेंस भी देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ आगे हम जो बात करते हैं वो आती है हमारे चक्रवात के सिद्धांत के विषय में। तो चक्रवात के सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्थानीय तपन सिद्धांत है, गतिक सिद्धांत है और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है। इनके गहराई में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको नाम ही याद करना है, इतना ही काफी। अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे कभी तो वहां पर देख लेंगे उसको। यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं प्रति चक्रवात की। तो दोस्तों प्रति चक्रवात में क्या है? बस उसका उल्टा ही तो है ना। प्रति चक्रवात क्या होगा? इसके केंद्र में वायु दाब कैसा होगा? उच्च होगा और बाहर की ओर क्या होगा? घटता चला जाएगा। जैसे हमने जो प्रारंभ में एक मानचित्र भी देखा था कि यहाँ तो क्या है? हाई प्रेशर है और बाहर की तरफ क्या हो रहा है? प्लस प्लस नहीं हो रहा, बाहर की ओर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, यहाँ प्लस है फिर माइनस माइनस माइनस, यानी घटता चला जाता है। इसलिए हवाएं कैसे चलेगी? अंदर से बाहर की ओर तीव्र गति से चलना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर चलती है। बस यही क्वेश्चन है जो आपको उलझा सकते हैं। पेपर में आपका दिमाग जो है वो इतना खुल करके काम नहीं करता है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास जितना करेंगे उतनी ही आपकी कमियां निकलती चली जाएंगी। तो केंद्र से परिधि की ओर और जो चक्रवात है वो परिधि से केंद्र की ओर, यानी बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, इस तरह से याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यह स्वभाव, प्रकृति, गुण, वायु व्यवस्था, मौसम आदि की दृष्टि से चक्रवात का बिल्कुल विलोम होता है। जो चक्रवात में हो रहा था उसका आपको क्या कर देना है? यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देना है तो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा और यहाँ कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब इसकी जो शर्तें हैं उसमें आप ये याद रख सकते हैं
कि केंद्र में क्या होता है दोस्तों, उच्च दाब होता है। केंद्र में दाब कैसा होगा, उच्च दाब, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो जो परिधि है वहां पर कौन सा दाब होगा, वहां पर निम्न दाब होता है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो हवा जो है वो अंदर से बाहर जाती है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। केंद्र में उच्च वायुदाब होगा, परिधि में निम्न वायुदाब होगा, और हवा जो है वो अंदर से बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है। ये जो होता है ये प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने देखें तो इसमें उच्च दाब क्रम, और इसे हम उच्च दाब क्रम या कटक भी कहते हैं। आकार की दृष्टि से ये चक्रवात से अधिक विशाल होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, फैल रहा है, इनमें हवाओं की गति कैसी होती है, मंद होती है, उतनी तीव्र नहीं होती। पहले चक्रवात आते हैं, फिर प्रति चक्रवात भी आते हैं, तथा ये प्राय स्थायी होते हैं। इनमें हवाएं शीतल और मंद गति से चलती हैं। आकाश इनके कारण क्या है, साफ रहता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें हवाओं की गति मंद होती है दोस्तों, और ये प्राय स्थायी होते हैं। इनमें हवाएं शीतल व मंद गति से चलती हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, प्रति चक्रवात जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने 1861 में किया था। विश्व के प्रमुख प्रति चक्रवात जो हैं वो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में महासागर पर लगभग स्थायी रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। वायुमंडल में ऊंचे स्तरों पर जाएं तो इनका लोप हो जाता है। अब देखिएगा क्या कहा हमने, ये अधिकतर स्थायी होते हैं, हमेशा रहते ही हैं, काफी लंबे समय तक रहते हैं। हवाएं यहाँ पर शीतल मंद गति से चलती है, आकाश यहाँ पर साफ रहता है। इस शब्द की अगर हम बात करें प्रति चक्रवात की, तो सबसे पहले गाल्टन ने इसको प्रयोग किया था, 1861 के अंदर इसको प्रयोग में लिया था दोस्तों। 30 डिग्री के आसपास दोनों गोलार्धों में ये लगभग स्थायी रूप में पाए जाते हैं। ऊंचाई पर ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। विशेषताएं देख लीजिएगा, हमने क्या कहा था, केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, केंद्र में हाई प्रेशर है, बाहर लो होता है दोस्तों, जो परिधि की ओर कम होता चला जाएगा। इनमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत चलती हैं। ये हमने पहले भी बात की थी दोस्तों। ये मान लीजिएगा हमारी पृथ्वी है, उत्तरी गोलार्ध में तो ये क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज हो गया, और इधर कौन सा हो गया दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये आपको याद रखना है, और यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है। आकार में चक्रवातों से ये बड़े होते हैं, और इनका आकार प्राय गोलाकार होगा, ये गोलाकार ही होते हैं। इनके आने से मौसम साफ, आकाश स्वच्छ और हवाएं मंद हो जाती हैं, कम होती हैं दोस्तों। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक होते हैं। उपोष्ण कटिबंध जो है हमारा उच्च दाब क्षेत्र है, वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। इनके प्रकारों की बात करें तो शीतल प्रति चक्रवात, उष्ण प्रति चक्रवात और एक अवरोधी प्रति चक्रवात का प्रादुर्भाव। ये नया है दोस्तों, वैसे 2 ही माने गए हैं, ये एक नई खोजों के आधार पर तीसरा भी अपने मानते हैं। यहाँ पर नाम भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर हमें समझना हो तो समझ भी लेते हैं। पहले शीतल प्रति चक्रवात को हम देख लें। इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति है ध्रुवीय प्रमुख रूप से आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। शीतल प्रति ठंडे कहाँ आएंगे भाई दोस्तों, वैसे भी देखिएगा जहाँ ठंड होगी ज्यादा आर्कटिक क्षेत्रों में आते हैं, और ये दक्षिणी पूर्वी दिशा में, पूर्व तथा दक्षिणी पूर्वी दिशा में अग्रसर होते हैं। उष्ण प्रति चक्रवातों की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। शीतल जो होंगे वो छोटे होंगे, किसके बजाय, उष्ण की बजाय। इनकी गहराई कम होती है और गति कैसी होती है, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, अस्थायी या क्षणिक, और अर्धस्थायी प्रति चक्रवात भी होता है, जो ज्यादा हमें गहराई में नहीं जाना है। शीतल प्रति चक्रवातों की जो उत्पत्ति है वो ताप के कारण होती है। ताप ये होती है बहुत ज्यादा ठंडे होने के कारण, ठंडा होने के कारण ये उत्पन्न होते हैं दोस्तों। आर्कटिक प्रदेशों के अंदर शीतकाल में विकिरण द्वारा अत्यधिक तापमान कम हो गया और सूर्यताप न मिलने के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और शीतल प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, ध्रुवों पर क्या हो गया, ध्रुवों पर देखिए सूर्य तो पहुंचा ही नहीं, तो ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया, तो यहाँ से फिर हवाएं जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। उष्ण प्रति चक्रवात क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। इनकी उत्पत्ति शीतोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में होती है। इस पेटी में हवा का अपसरण होता है। इनका आकार कैसा होगा, विशाल होता है, और ये सक्रिय कम होते हैं दोस्तों, इतने ज्यादा सक्रिय नहीं होते, और ये प्राय दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपको अधिक सक्रिय देखने को मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ हमने बात कही दोस्तों, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपको मिल जाएंगे। इनमें हवा मंद होती है और आकाश जो है मेघ रहित है और साफ रहता है दोस्तों, तो ये कुछ ज्यादा नुकसान करने वाले नहीं है। जैसा हमने उष्ण चक्रवातों में देखा था वो कंडीशन हम यहाँ नहीं देख रहे हैं।
अवरोधी प्रतिचक्रवात, ये एक नवीन खोज के आधार पर यह नाम आता है। इस प्रतिचक्रवात का प्रादुर्भाव नई खोज के रूप में जाना जाता है। कैसे आता है? क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार का अवरोध हो गया, जिसके कारण इन प्रतिचक्रवातों की उत्पन्न होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जो हवा है वो जानी बंद हो गई है, तो वायु संचार का अवरोध हो गया। इसके कारण जो है ये इधर उधर फैलनी शुरू हो गई, जिसके कारण ने कहा ऊपर न जाकर के क्या हुआ, वायु संचार का अवरोध हो गया। इसके कारण जो है वो प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में देखिएगा, इनमें वायु प्रणाली, वायुदाब, मौसम संबंधी विशेषताएं उष्ण प्रतिचक्रवात जो हैं उनके जैसी ही होती हैं। कंडीशन वही है, लेकिन कारण यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। इनका आकार छोटा होता है और इनकी गति भी ज़्यादा नहीं होती है। ये कहाँ होंगे दोस्तों? उत्तर पूर्वी यूरोप है, अटलांटिक महासागरीय भाग है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में उत्पन्न होते हैं। इनको मैप में भी आप अच्छे से देखने की कोशिश जरूर करना दोस्तों, ताकि ये आपके काम आएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जो हमारे चक्रवात हैं उनके स्थानीय नाम चक्रवातों के क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा अमेरिका, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका है। और ये कौन सा अमेरिका है दोस्तों? ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ हमने बात की थी टार्नेडो। टार्नेडो जो है ये यहाँ है दोस्तों, ये इसका स्थानीय नाम अपने कह सकते हैं टार्नेडो। और टार्नेडो जो है दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो स्पीड होती है वो 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो स्पीड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है टार्नेडो की। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो ये हमारा यहाँ रह गया कैरेबियन सागर। कौन सा सागर हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर और यहीं पर आता है हरिकेन। यहाँ कौन सा आया दोस्तों? हरिकेन। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा रह गया अफ्रीका। ये कौन सा रह गया? अफ्रीका। ये हमारा रह गया यूरोप। ये हमारा रह गया एशिया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हिंद महासागर और इधर जो है हमारा ये मेडागास्कर रह गया। और मेडागास्कर जो आपका रह गया, तो इधर जो चलता है उसे हम कहते हैं विली विली। ये नाम आपने सुना होगा, विली विली कहते हैं हम इसे। क्या नाम है दोस्तों इसका? विली विली। ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है। यहाँ जो चलते हैं उसे हम चक्रवात ही कहते हैं दोस्तों। ये हमारा चीन सागर है, चीन सागर। और यहाँ जो चलता है उसे हम कहते हैं टाइफून। ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका रह गया, यहाँ भी जो चलता है ये बिली बिली है या विली विली है। आप इसको नाम को आराम से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम। उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको समझ में आ गए होंगे। बड़ी आसान सी बात है, याद ही रखना है, याद तो रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा क्या करें दोस्तों मेरा। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, ये हमारे हिंद महासागर है। हिंद महासागर में 8 देश हैं। 8 देश जो हैं इन्होंने देखिएगा, इसको इस प्रकार से समझिएगा, भारत की पहल पर 2004 से जो है चक्रवातों का नामकरण शुरू किया है। उससे पहले नाम नहीं रखे जाते थे हमारे यहाँ पर। अब क्या हुआ, नाम रखे जाने शुरू हो गए। इन नामों में आप देख सकते हैं तूफान ही है दोस्तों, कैटरीना तूफान, ये नाम आपने सुना होगा। लीसा है, इसके अलावा देखिए बुलबुल है, फालीन है, हुदहुद है। ये नाम अभी आपने सुने होंगे दोस्तों। ये जो नाम है भारत की पहल पर ही ये कहा गया कि इन क्षेत्रों में जो भी हैं हम अपने अपने क्षेत्रों में इनके नाम रखेंगे। तो भारत की ओर से जो भी सुझाए गए नाम हैं, भारत की ओर से जो नाम सुझाए गए उसमें मेघ, सागर, वायु, अग्नि, ये फेवरेट नाम है ना भारत के। तो इस प्रकार के नाम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों इन देशों के द्वारा। अब यहाँ इसमें कौन कौन से देश अपने ले सकते हैं? एक तो हमारा पाकिस्तान रह गया, एक हमारा भारत रह गया, एक हमारा बांग्लादेश रह गया, एक हमारा म्यांमार रह गया दोस्तों। कौन सा? म्यांमार रह गया। एक थाईलैंड रह गया दोस्तों, थाईलैंड।
और इधर लें तो फिर हमारा एक रह गया दोस्तों ओमान। तो इन देशों के द्वारा जो है ये नाम दिए जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका ये भी शामिल है दोस्तों। तो इनके द्वारा क्या होता है, नाम दिया जाता है दोस्तों। ये हमारा अरब सागर है और ये हमारा कौन सा रह गया दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ जो भी तूफान आएंगे ये देश जो है अपने हिसाब से नाम देंगे। और नाम कैसे देंगे, जैसे अल्फाबेटिक है, जिसका पहले नाम आता है उसका नंबर पहले आ रहा है। जैसे ओमान ने अभी नाम दिया था हुदहुद, ये नाम आपको याद होगा। हुदहुद जो है वो ओमान ने दिया था। अब जिसका भी नंबर आएगा आगे से आगे उसके नाम जो है वो चलते रहते हैं। अल्फाबेटिक नाम है ये दोस्तों, अल्फाबेटिक के आधार पर अपने देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। इस क्लास की जो PDF है वो कल आपको उसी प्रकार से मिल जाएगी जैसे हमेशा मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों अगर सच में आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए लाभकारी रही हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।